जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, ट्रिप्टोफेन ऑपरेन के बारे में। तो ट्रिप्टोफेन ऑपरेन से पहले हम लोग लैक ऑपरेन देख चुके हैं, उसमें कंस्टिट्यूटिव एंड इंडिविजुअल ऑपरेन के म्यूटेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से ट्रिप्टोफेन ऑपरेन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग लैक ऑपरेन देख चुके हैं, जिसको मैं अभी वापस डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आप पुरानी वीडियोस को एक बार जाके देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए, कंस्टिट्यूटिव और इंडिविजिबल लैक म्यूटेशन का अर्थ क्या है कि कोई भी म्यूटेशन हुआ। देखो, म्यूटेशन जो होता है बेटा, म्यूटेशन कभी भी क्या हो सकता है। म्यूटेशन दो प्रकार के हो सकते हैं जी। या तो वो डोमिनेंट होगा, या तो वो रिसेसिव होगा, ठीक है। और जो लैक म्यूटेशन होगा, उसमें डोमिनेंट के साथ या तो वो कंस्टिट्यूटिव हो सकता है, या तो इंड्यूसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार हम लोग देखेंगे कुछ ही देर में। लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव का अर्थ आपको पहले से भी पता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर म्यूटेशन हुआ, जैसे कि आपके पास कौन कौन से जीन है आप मुझे बताइए। आपके पास लैक आई जीन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास प्रमोटर जीन है। और आपके पास प्रोमोटर जीन है, लैक प्रोमोटर है, लैक ऑपरेटर है, ठीक है। इस प्रकार के आपके पास इस प्रकार से आपके पास अलग अलग जीन है। अब जो लैक ये इनहिबिटर जो जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो इसमें म्यूटेशन हुआ तो जो आपका जो लैक ऑपरेंड था वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। काम करना कैसे बंद करेगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। किस तरह से अफेक्ट होगा ये चीज हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आप थोड़ा संयम बना के और वीडियो को 2x पे लगा के एकदम देखें, क्योंकि आपको थोड़ा बोर नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाते रहूंगा ना तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। ये आइजिन, और फिर ये ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर। उसके बाद से फिर ये आपका प्रोमोटर, फिर ये आपका ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बाद से फिर आपकी ये स्ट्रक्चरल लिंक, ये आपके स्ट्रक्चरल लिंक। तो देखिए, अगर यहाँ पे लैक आई जो है, ये आई जो जीन है, अगर इसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हुआ तो जो रिप्रेसर था वो रिप्रेसर ठीक से बन नहीं पाएगा। अब जब रिप्रेसर ठीक से बन नहीं पाएगा तो यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके वो बाइंड नहीं कर सकता। अब इसके इनहिबिटर होने के दो कारण हो सकते, मतलब इसमें म्यूटेशन दो प्रकार का हो सकता है। तो एक म्यूटेशन क्या होगा कि वो ये रिप्रेसर बनाए ही नहीं, कांट प्रोड्यूस, ओके, रिप्रेसर नॉट प्रोड्यूस। अब भैया रिप्रेसर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो रिप्रेसर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा जी। तो यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं करने के लिए रहेगा। तो आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन सा आपका पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगी और फिर यहाँ पे जेड, वाई और ए जीन, ये सारे जीन क्या होंगे, अपना अपना प्रोटीन बनाने लगेंगे। तो यहाँ पे जब प्रेशर ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू बनते रहेगा। तो लैक आई म्यूटेशन अगर हुआ तो लैक आई म्यूटेशन में आपको क्या याद रखना है कि ये रिसेसिव वाइल्ड टाइप होगा पहला तो। ये कैसा होगा, रिसेसिव, रिसेसिव होगा टू वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप के रिस्पेक्ट में ये रिसेसिव होगा। और ये रिसेसिव होगा, कंस्टिट्यूटिव होगा, कैसा होगा, ये रिसेसिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, नॉट प्रोड्यूस, ये पहला केस तो, ठीक है। दूसरा केस मैं अब आपको बता रहा हूँ। इसको मैं सबको एक साथ में नहीं रख सकता क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। ये नॉट प्रोड्यूस्ड हुआ। उसके बाद से अब आप दूसरा चीज देखो, जो आई रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो रिप्रेसर यूनिट प्रोटीन है हमारे 11 सब यूनिट से मिलकर बना है। तो मान लो यहाँ पे 11 है, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, सपोज 11 है ना। तो 11 हो गए। तो इसमें से सारे यूनिट जो हैं सारे मान लो व्हाइट कलर के, लेकिन ये जो
ग्रीन कलर का एक यूनिट आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, इसके प्रॉपर्टी को अल्टर कर देगा। तो फिर यहाँ पे इफ वन यूनिट विल बी डिफेक्टेड, अगर सब यूनिट क्या हो गया, अगर ये डिफेक्टेड हो गया, ठीक है, डिफॉर्म हो गया या फिर डिफेक्टेड हो गया, तो ये कभी भी ऑपरेटर से कभी भी जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, कभी भी ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और इस केस में कभी भी ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ये क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे आप एक थोड़ी सी जगह बना के लिखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो लैग आई माइनस जो डोमिनेंट है, जो लैग आई माइनस जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट केस होगा। ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और कभी भी अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा तो पॉलीमरेज जो है, ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे कंटिन्यू करता रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा हरदम लैक, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन्स बनाते रहेंगे। तीसरा केस देख लेना, इसमें और इसमें फर्क क्या है, लैक आई माइनस डी और आई माइनस में फर्क क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर नॉट फॉर्म्ड, ओके, रिप्रेसर नॉट प्रोड्यूस्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे लिखना रिप्रेसर, डिफेक्टिव रिप्रेसर प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव रिप्रेसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिफेक्टिव रिप्रेसर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और उसके पहले वाले में, लैक आई माइनस माइनस वाले में आपका रिप्रेसर ही प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट केस क्या देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, लैक आई, लैक अगर प्रोमोटर में, अगर प्रोमोटर में किसी तरह का म्यूटेशन हुआ, तो प्रोमोटर में अगर किसी तरह का म्यूटेशन होगा तो फिर क्या दिखेगा आपको, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लैक प्रोमोटर में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा, ये अब आपका प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर आपका ये रहा, ठीक है। प्रोमोटर क्या है यहाँ पे, प्रोमोटर ये, अगर यहाँ पे रिप्रेस, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रोमोटर में ही म्यूटेशन हो गया, तो फिर यहाँ पे कभी पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। और पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कभी इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा, कभी ये इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया। अगर प्रोमोटर म्यूटेटेड हो गया, प्रोमोटर म्यूटेटेड हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज कभी बाइंड नहीं करेगा और ये कभी आगे बढ़ेगा नहीं। तो अगर ये इस तरह का केस हुआ, तो उस तरह के केस में आप क्या देखोगे कि जो लैग प्रोमोटर है, लैग प्रोमोटर क्या होगा, लैग प्रोमोटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वाले केस को आप कहेंगे अनइंड्यूसिबल, क्या कहेंगे, अनइंड्यूसिबल, अनइंड्यूसिबल, कभी इंड्यूस नहीं कर पाएंगे आप उसको। और ये कैसा केस होगा, रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव केस अनइंड्यूसिबल और सिस एक्टिंग होगा। सिस एक्टिंग क्यों कह रहे हैं हम लोग, सिस एक्टिंग का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। सिस एक्टिंग का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिव एडजेसेंट जो जीन होगा, जैसे कि ये प्रोमोटर इस जीन के लिए है ना, इस प्रॉपर जीन के लिए, तो उसका प्रोमोटर इसी के पास है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंट, अगर वही यही प्रोमोटर अगर डिस्टेंट होगा, बहुत दूर होगा, दूसरे जीन पे होगा, तो वो ट्रांस एक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमें और थोड़ा भी कुछ पढ़ना है इसमें। एक ऑपरेटर का अगर इस म्यूटेशन हुआ तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेंगे, है ना, इतना काफी है ना। तो अब देखिए कि लैग ऑपरेटर में अगर म्यूटेशन हुआ, तो लैग ऑपरेटर में अगर म्यूटेशन होगा तो इसको सी से डिनोट करते हैं। और लैग ऑपरेटर में म्यूटेशन होने की वजह से ये ऑपरेटर ही कभी भी रिप्रेसर से बाइंड नहीं हो पाएगा। आया बात समझ। तो ऑपरेटर, सपोज यहाँ पे ऑपरेटर में कुछ साइट था, थोड़ा सा मिटा देते हैं ये सबको। अभी अब यहाँ पे जो ऑपरेटर में सपोज ये जो साइट था, यहाँ पे मैं एक साइट बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऑपरेटर में ये साइट था जहाँ पे हमारा रिप्रेसर आके बाइंड करता था, जहाँ पे हमारा
ये रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड करता था। लेकिन अब ये साइड क्या होगा, साइड ये डिफॉर्म हो गया। साइड अगर डिफॉर्म हो गया, तो साइड डिफॉर्म हो गया तो सपोज जब साइड डिफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे रिप्रेसर अब बाइंड नहीं कर पाएगा, तो रिप्रेसर अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर यहाँ पे पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोई रिप्रेस नहीं करेगा और पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव होगा कि अनइंड्यूसिबल होगा। तो ये होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव प्लस, कॉन्स्टिट्यूटिव प्लस डोमिनेंट केस होगा, ठीक है। डोमिनेंट केस होगा। और ये सिस एक्टिंग होगा या ट्रांस एक्टिंग होगा, ये एकदम नियर बाय है ना ऑपरेटर के, बस ऑपरेटर से ही सर ये प्रोमोटर से ही हो रहा है, कनेक्टेड होगा डायरेक्ट, और उसका प्रोमोटर पास में ही है, तो ये सिस एक्टिंग कहलाएगा। सिस एक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आते जा रहा है। अब एक और केस हम लोग देख लेंगे। इसमें एक और केस में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो लैक आई में जो म्यूटेशन होगा वो डिफेक्टिव रिप्रेसर बनाएगा। अब एक और म्यूटेशन आप देख सकते हैं जो कहला रहा है लैक आई एस म्यूटेंट, ओके। तो आपको इतना तो याद होगा, कितना याद होगा, इतना सा बात, कितना सा बात, इतना सा बात। तो जो इतनी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज ये रिप्रेसर है ना, और ये जो रिप्रेसर एंजाइम है, ये रिप्रेसर एंजाइम कभी भी एक्टिव नहीं रहता जब तक इस पे कौन नहीं बाइंड कर जाए, जब तक इस पे लैक्टोज ना बाइंड कर जाए, ठीक है। जैसे इस पे लैक्टोज बाइंड करेगा तभी जाके ये इनएक्टिव होगा, और ये आराम से ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लैक्टोज बाइंडिंग साइट जो है, यहाँ पे जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है इंड्यूसर की, सॉरी, यहाँ पे जो इंड्यूसर की जो एक्टिव लैक जो बाइंडिंग साइट है वो डिफेक्टिव हो गई, और वो डिफेक्टिव होने के बाद से वो क्या बन गया, वो इस तरह से ना हो गया, वो कैसा हो गया, सपोज इस तरह से बन गया, ठीक है। ये रिप्रेसर पहले कुछ इस तरह से था, अब ये ऐसा हो गया, तो क्या इस पे लैक्टोज अब बाइंड कर पाएगा। अब लैक्टोज यहाँ पे आना भी चाहेगा, लैक्टोज यहाँ पे आना भी चाहेगा तो ये आ नहीं पाएगा। और इजीली फिर ये जाके क्या करेगा, इजीली ये जाके यहाँ पे अब फिर ये फाइनली यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आराम से ये बाइंड कर जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर लैक्टोज की बाइंडिंग साइट में रिप्रेसर पे लैक्टोज की बाइंडिंग साइट अगर डिफेक्टिव हो गई तो फिर कभी भी ये बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो रिप्रेसर रिप्रेसर कान इंड्यूसिबल है ना, अनइंड्यूसिबल तो लिख सकते हैं रिप्रेसर, रिप्रेसर, उसको रिफ्रेम करते हैं थोड़ा सेंटेंस को, है ना। मैं लिखना चाहता हूँ कि जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑन लैक्टोज, जो हमारे इंड्यूसर है ना, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, lactose binding site on what, site on repressor is, repressor will altered, altered, so which will be not happen, what will be not happen? So repressor block ऑपरेटर, ओके। तो रिप्रेसर ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, और कभी भी हमारा लैक्टोज होने की लैक्टोज होने के बावजूद भी ये कभी भी लैक ऑपरन ऑन नहीं हो पाएगा। ब्लॉक ऑपरेटर फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, ठीक है। तो हरदम के लिए वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अनइंड्यूसिबल केस हो जाएगा,
इंड्यूसिबल, अनइंड्यूसिबल प्लस, अनइंड्यूसिबल प्लस डोमिनेंट केस होगा, ठीक है। क्या है? अनइंड्यूसिबल डोमिनेंट। सिस एक्टिंग है, ये ट्रांस एक्टिंग है? ये ट्रांस एक्टिंग होगा। कैसा होगा? क्योंकि ये इंड्यूसर जो है, इसका प्रोमोटर कहीं दूर किसी क्रोमोसोम पे मौजूद होगा, ठीक है। इसका इंड्यूसर कहीं दूर किसी क्रोमोसोम पे इसका प्रोमोटर मौजूद है, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये? ट्रांस एक्टिंग। तो यहाँ से टेक होम क्या है? यही चीज है कि किसका क्या है, ट्रांस एक्टिंग है, कौन सा इंड्यूसिबल है, कौन सा अनइंड्यूसिबल है। ये चीज आप एक बार फिर से देख लो। लैक अगर माइनस है सिर्फ, तो ये रिसेसिव होगा, कंस्टिट्यूटिव होगा, और रिप्रेसर नॉट प्रोड्यूस हो, ठीक है। अगर लैक डोमिनेंट है, लैक म्यूटेंट जो डोमिनेंट है, तो उसमें कंस्टिट्यूटिव होगा एक्सप्रेशन, ठीक। उसके बाद से लैक प्रोमोटर में अगर कोई हुआ दिक्कत, तो अनइंड्यूसिबल हो जाएगा वो। लैक ऑपरेटर होगा तो वो कंस्टिट्यूटिव हो जाएगा, लैक ऑपरन। और डोमिनेंट केस होगा, और लैक आईएस है, मतलब कि रिप्रेसर बना तो है, लेकिन उसमें लैक्टोज बाइंडिंग साइट नहीं है, तो वो डिफेक्टिव रिप्रेसर बना है, तो वो क्या हो जाएगा? अनइंड्यूसिबल डोमिनेंट केस कहलाएगा। तो ये सारी चीजें होप्स हो कि आपको समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, ठीक। So now we will see what are the cases which we can see here along with this. So we have to understand now here the merozygote. Okay, merozygote. What it is merozygote? Merozygotes are like pseudo diploid cells. Okay, pseudo, or you can say partially diploid cell. Partially diploid cell. What do you mean by partially diploid cell? And the cells which we are focused about here, it is especially for the bacteria. So suppose this is one cell which is having the its own gene. अगर ये इसमें अगर आप कोई प्लाज्मिड अलग से डाल दो, ठीक है। इसमें अपना तो एक लैक लैक ओपरोन है, इसमें अपना क्या है? इसको ब्लैक से लिखते हैं ना। इसमें अपना एक लैक ओपरोन है ऑलरेडी, ठीक है। ये इसका लैक ओपेरोन, ठीक है। इसका अपना एक लैक ओपरोन है और इसका अपना एक लैक ओपरोन है। तो ये हमारा एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड को हम लोग ने अगर डाल दिया किसमें? इसके अंदर। और इसमें हम लोग ने क्या रखा है? इसके अंदर हम लोग ने लैक ओपेरॉन रख रखा है, ठीक है। इसमें हम लोग ने लैक ओपेरॉन हम लोग ने यहाँ पे इंड्यूस कर रखा है, ठीक। तो अगर दो केस हो सकते हैं, या तो इसमें ये इंटीग्रेट हो जाएगा डीएनए में, इसके डीएनए में, या फिर वो बाहर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एक लैक ओपेरॉन है, और यहाँ पे आपने एक अलग से प्लाज्मा डाल दिया जिसमें अपना एक लैक ओपेरॉन है, ठीक है। तो ये दोनों ही, अब इसमें भी आई जीन है, इसमें भी क्या है? इसमें भी आई है, पी है, ओ है, बाकी सब में भी यहाँ पे भी आई है, पी है, ओ है, एंड स्ट्रक्चर जीन है। ये सारे जीन है यहाँ पे। अब दिक्कत ये, अब आपको केसेस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल एक पहला केस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि, पहला केस ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। अ, बड़ा सा सेल लेते हैं हम लोग। इतना बड़ा काफी है ना? कहाँ चला गया? ये क्या मतलब है? कहाँ चला जा रहा? चलो, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डीएनए किसका? न्यू सेल का, ठीक है। और ये हम लोग अलग से प्लाज्मिड बनाएंगे। यहाँ पे आई है, पी है, ओ है, जेड वाई ए है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ किसका? प्लाज्मिड का। यहाँ पे भी आई है, पी है, ओ है, जेड वाई ए, ठीक है। ये सारे जीन है, ठीक। तो पहले केसेस में आपने क्या देखा? यहाँ पे जो पहले केस में आप देख रहे हैं कि जो, अगर
अगर आपका जो क्लासमेट है उस क्लासमेट में हम्म, आपका अगर ये म्यूटेंट है, अगर आपका ये क्या है, इस वाले में लैक आई म्यूटेशन है, तो लैक आई म्यूटेशन है, तो अभी आपने ऊपर देखा था, फिर से देख लो। लैक आई म्यूटेशन क्या होगा कि रिसेसिव वो कंस्टिट्यूटिव होगा ना। तो रिसेसिव वो कंस्टिट्यूटिव होगा मतलब कि हरदम यहाँ पे आपका जो एंजाइम से सारे बनते रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ये म्यूटेशन है, लेकिन इस वाले में तो कोई म्यूटेशन नहीं है। ये वाला क्या बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा। और ये जो रिप्रेसर होगा फिर फाइनली जाके कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूसिबल बन जाएगा। ये केस क्या हो जाएगा, इंड्यूसिबल बन जाएगा। ठीक है, इंड्यूसिबल मतलब कि अगर यहाँ पे लैक्टोज होगा, अब अगर यहाँ पे अगर आप लैक्टोज दोगे तो फिर ये लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो फिर उसको रोक देगा। तो ये अलग मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंड्यूसिबल बना दे रहा है। ठीक है, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक, तो ये इंड्यूसिबल हो जाएगा, और ये हमारा केस कहलाएगा इस ये इंड्यूसिबल केस हो जाएगा। ठीक, मेरोजाइगोट का मतलब तो आप खूब सबके समझ गए होंगे कि पार्शियली डिप्लॉयड सेल, क्योंकि यहाँ पे एक प्लाज्मिड भी आप दे रहे हो और उसका क्रोमोसोम भी आपको सेल का अपना क्रोमोसोम भी होगा। तो ये वाला केस में आपने क्या देखा, लैक आई माइनस वाला केस देखा, लैक आई माइनस वाला केस देखा। ठीक है, अगर इस केस में दूसरा केस में अगर आप देखें, दूसरे केस में फिर से एक और लेना पड़ेगा गोला। ठीक है, तो गोले हम भले कितने ले लेंगे, लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा केस आप ले रहे हैं, उसमें लैक ओ म्यूटेशन है। तो यहाँ पे सब कुछ तो ठीक था, यहाँ पे आई जीन भी ठीक है, यहाँ पे पी जीन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओ सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ओ सी है, जब यहाँ पे ओ सी होगा तो फिर क्या होगा, ऑपरेटर तो काम नहीं करेगा, लेकिन जेड वाई ए सब कुछ ठीक है। तो अब कभी भी यहाँ पे रिप्रेसर आ भी रहा है तो ये यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर सकता। अब रिप्रेसर आ भी रहा है तो ये यहाँ पे जाके बाइंड नहीं करेगा, तो फिर ये बाइंड ही नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये कभी भी ओसी वाले केस में क्या था, ओसी वाले में आगे बढ़ते नहीं थे, रिप्रेशन होते नहीं थे, कंस्टिट्यूटिव डोमिनेंट। ओसी वाले केस में लैक ऑपरेटर डजन अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द नॉर्मल रिप्रेसर। ओके, हाँ, ओसी वाले में कभी भी रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि ओसी ओसी में म्यूटेशन हो गया, तो फिर यहाँ पे एंजाइम हरदम बनते रहेंगे, एंजाइम हरदम बनते रहेंगे। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने उसको दूसरा प्लाज्मिड वाला दे दिया। इसमें आई भी नॉर्मल है, पी भी नॉर्मल है, और यहाँ पे ओ भी नॉर्मल है, जेड वाई ए ये सब नॉर्मल है। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ओ वाला है, यहाँ पे ओ ऑपरेटर, अब यहाँ पे ये इसके साथ जाके ना बाइंड करके ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, हरदम कॉन्स्टिट्यूटिव ही एक्सप्रेस करेगा। भले ही ये इसके साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन ये तो हरदम चलता रहेगा ना, ये हरदम चलता रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हरदम कॉन्स्टिट्यूटिव होगा किसी भी केस में, यहाँ पे बाइंड कर भी जाएगा रिप्रेसर, तो ये वाला ऑपरेंड तो रुक जाएगा, यहाँ पे इंजाइम नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो इंजाइम बनते रहेगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखाएगा। नेक्स्ट केस आपको देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या होगा। नेक्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ लैक लैक आई डी माइनस। ठीक है, आई माइनस डी। तो इस वाले केस में आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसमें देखो कि अब ये डोमिनेंट केस है, क्या है, डोमिनेंट केस है। तो डोमिनेंट केस है मतलब कि अगर आप दूसरा डीएनए भी देंगे तो यही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे आई है, वो भी माइनस डी वाला। ठीक है, मतलब डोमिनेंट वाला, यहाँ पे प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, जेड वाई ए है, और यहाँ पे आपने क्या दिया है, नॉर्मल लैक ऑपरन दे दिया। ठीक है,
नॉर्मल लैक ऑपरेटर प्लाज्मिड में दे दिया आई प्रोमोटर ऑपरेटर जेड वाई ए। तो यहाँ पे अलग से क्यों दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, ये हमारा प्लाज्मिड है। ये क्या है, अलग से आपने दिया है प्लाज्मिड, और ये क्या है, ये जो हमारा क्रोमोसोम था उसका डीएनए, सेल का जो क्रोमोसोम है वो है। अब बहुत ही ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको बात ही नहीं समझ में आएगी। क्योंकि आपको आईडी वाले में क्या था, ये 11 सब यूनिट बनाता था ना, और ये जो 11 सब यूनिट है उसमें से कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट बनेगा। और ये जो डिफेक्टिव यूनिट हुआ, मान लो सपोज 11 में से ये डिफेक्टिव यूनिट हुआ ना, तो कुछ यूनिट, ये जो डिफेक्टिव यूनिट है, ये डिफेक्टिव यूनिट है, वो तो इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, इसके ओरिजिनल यूनिट के साथ। यहाँ पे भी ये हमारा रिप्रेशर बना रहा है, यहाँ पे भी ये क्या बना रहा है, रिप्रेशर बना रहा है, और ये भी हमारे क्या है, रिप्रेशर के 11 यूनिट है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट बना है ये क्या आप कर सकते हैं, इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि यूनिट तो रिप्रेशर का ही है। तो जब ये यहाँ पे भी बाइंड कर जाएगा, और अपना आप तो वो खुद अच्छा बना ही नहीं रहा, तो ये जो यूनिट है डिफेक्टिव यूनिट, वो नॉर्मल रिप्रेशर को क्या कर देगा, डिफेक्टिव बना देगा। यहाँ पे भी इसको क्या कर देगा, डिफेक्टिव बना देगा। और जब ये डिफेक्टिव बना देगा तो यहाँ इस पे भी बाइंड नहीं कर सकता, और ना ही ये इस पे बाइंड कर सकता है। तो हरदम जो पॉलीमरेज क्या होगा, इस पे भी एंजाइम बनते रहेगा, यहाँ पे भी एंजाइम बनते रहेंगे, और यहाँ पे भी एंजाइम बनते रहेंगे। तो कुल मिला के ये कैसा हो जाएगा, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव हरदम। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आए बात समझ, यहाँ पे होप सो कि यहाँ पे दोनों ही केस में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। लेकिन ऊपर वाले केस में देखना थोड़ा, कि अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला केस तो कॉन्स्टिट्यूटिव था, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इंड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला केस क्या हो सकता है, इंड्यूसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो केसेस मिलेगा, कहाँ से लिखूँ इसको, यहाँ पे ये वाला ऑपरेंड क्या होगा, ये इंड्यूसिबल होगा, और ये वाला क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इस वाले केस में, ये प्लाज्मिड के केस में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हमारा रिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या केसेस थे। जो टेक होम है वो यही है कि आपको याद रखना है कि पहले वाले केस में अगर इंड्यूस रिसेसिव वाला है, लैक आई माइनस, तो लैक आई माइनस है, तो फिर यहाँ का तो रिप्रेशर कुछ बना नहीं पाएगा। रिप्रेशर अगर नहीं बनेगा तो ऑपरेटर को कभी भी मतलब कि काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन इसका रिप्रेशर बनेगा तो ये इसको भी बाइंड करेगा और अपने वाले को भी बाइंड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंड्यूसिबल कहलाएगा। लेकिन लैक ऑपरेटर में है, ऑपरेटर में म्यूटेशन हुआ तो एक वाला कंस्टिट्यूटिव होगा, दूसरा वाला इंड्यूसिबल हो जाएगा, जो प्लाज्मिड वाला है। और लैक माइनस डी डोमिनेंट है तो दोनों ही के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये सब यूनिट क्या करेगा, एक तो पहली बात तो डोमिनेंट केस है ना, तो जब वो डोमिनेंट केस है तो फिर दोनों को ही अपने जीन को भी और प्लाज्मिड वाले को, दोनों को ही क्या करेगा, उसके रिप्रेसर को डिफेक्टिव बना देगा। तो होप सो कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कहीं आपको नहीं समझ में आया, तो आप पीछे जाइए एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना। चलो, अब आपको पूछेगा अलग अलग तरह से केस। मैं कुछ शेप ले सकता हूँ क्या, मैं देखता हूँ, कुछ शेप वगैरह तो मैं ले नहीं सकता लगता है। अगर कुछ टेबल ओवर मिल जाएगा तो फिर बढ़िया रहेगा, टेबल भी नहीं ले सकता, कोई टेबल इंसर्ट कुछ तो होगा, इंसर्ट टेबल है, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 3। चलो,
बाकी जितना यूज करना होगा उतना यूज करेंगे, बाकी छोड़ दें। ये तो बड़ा छोटा सा टेबल है। ये बड़ा कैसे करेंगे? इसको बड़ा बड़ा करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो फिर इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग हटा देते हैं और हम लोग अपने हाथ से टेबल बनाएंगे। ठीक। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अपने हाथ से टेबल बनाने वाले हैं। ये देखते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ से टेबल बना लेते हैं। अरे यार। हम्म। तो चलो, ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला केस है हमारा, क्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीनोटाइप्स। ठीक है यार, हो गया अब। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जीनोटाइप। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लैग जेड एक्सप्रेशन, लैग जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और फिर इसमें हम लोग दो टाइप्स रखेंगे। अगर ये इंड्यूसर मौजूद है, अगर इंड्यूसर इंड्यूसर अगर मौजूद है ना, पॉजिटिव, अगर इंड्यूसर मौजूद है तो, और इंड्यूसर अगर एब्सेंट हो तो, इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तो, है ना। नेगेटिव मतलब ये नहीं कि नहीं है, इंड्यूसर एब्सेंट है तो। और ये यहाँ पे आपको फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप, तो आप सभी रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ एकदम बढ़िया से। तो आप सभी भी एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है, ये एकदम। और चलो ठीक है। अरे यार, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया ना। तो देखो, पहला जीनोटाइप क्या है, अगर यहाँ पे जीनोटाइप आई म्यूटेंट, नॉट म्यूटेंट, ओ जेड, यहाँ पे जो प्लस साइन है ये क्या बताएगा? वाइल्ड टाइप, ठीक है। वाइल्ड टाइप बताएगा, मतलब कि जो नॉर्मल है। और नेगेटिव क्या बताएगा ये? म्यूटेंट बताएगा, ठीक है। म्यूटेंट। इस वाले नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे जो लिखूंगा जीनोटाइप से मैं, वो नेगेटिव बताएगा। ये नेगेटिव बता रहा है एबसेंट। इंड्यूसर यहाँ पे क्या है, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, एबसेंट है ना। इंड्यूसर एबसेंट है, और यहाँ पे क्या, इंड्यूसर प्रेजेंट, ठीक है। इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो लैग, यहाँ पे लैग प्लस लैग ओ लैग जेड प्लस ये सब है, मतलब सब नॉर्मल है। तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंड्यूसर एबसेंट होगा, यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो एक्सप्रेशन दिखेगा भैया। और इंड्यूसर एबसेंट होगा तो एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा। फिनोटाइप इंड्यूसिबल है, कैसा है ये? इंड्यूसिबल, इंड्यूस किया जा सकता है। अरे यार, ये क्या हो गया? तो देखो, फिर से यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो चुके हैं। कुछ असामाजिक तत्व नहीं चाहते हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों के साथ बने रहेंगे, ठीक है। अरे यार, थोड़ा सा बाकी है। कितना समय है हमारे पास? बहुत कम समय होगा। तो इसको खत्म करने के बाद से हम लोग अभी ट्रिप्टोफेन ऑपरेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंड्यूसिबल है ये। अब देखो नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है, आप बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे क्या है, ये आई माइनस हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, और जेड पॉजिटिव हो गया। तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट भी हो तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया ना, यहाँ पे रिप्लेसर बनेगा ही नहीं। तो इंड्यूसर हो चाहे नहीं हो, इंड्यूसर हो चाहे नहीं हो, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट केस क्या देखते हैं। नेक्स्ट केस अगर मैं बताता हूँ कि जैसे कि आई माइनस ओ पॉजिटिव जेड पॉजिटिव के साथ साथ,
इसी के साथ साथ आपको क्या दिया है, इसी के साथ साथ आपको दिया है आई पॉजिटिव, एक मीरोजाइगोट केस है ये, ओ पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में अगर इसका रिप्रेशर नहीं काम कर रहा, नहीं बन रहा, तो यहाँ से तो रिप्रेशर बनेगा ना। अगर यहाँ से रिप्रेशर बनेगा तो इसके साथ भी बाइंड कर जाएगा, इसके साथ भी बाइंड कर जाएगा। तो इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो फिर ये इसमें एक्सप्रेशन होगा, इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, इंड्यूसिबल कहलाएगा। आया बात समझ, इंडिविजुअल। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं उस आपके डाउट को एकदम डिटेल में फिर आपको समझाऊं। मुझे तो लगता है कि इतनी बात समझ में आ सकती है। अगर नहीं समझ में आई फिर भी आप मुझे बताओ, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। एक और लास्ट में बता दे रहा हूँ आपको, आई प्लस ओ जेड प्लस, इसके साथ साथ क्या है, एंड मीरोजाइगोट केस है। तो आई नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिप्रेसर इस वाले से तो बनेगा, ऊपर वाले से क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। और ये रिप्रेसर यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है इस वाले ऑपरेटर पे, इस पे तो कभी बाइंड नहीं करेगा। और इस पे कभी भी बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये कंस्टिट्यूटिव बनते रहेगा। देखो मैं इसको अलग से लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई पॉजिटिव है, ओ है, यहाँ पे जेड पॉजिटिव है ना। तो ये वाला इसके पे तो कभी बाइंड नहीं करेगा, लेकिन यही वाला जो है, ये वाला हमारे आई नेगेटिव ओ पॉजिटिव, इस वाले पे ये जाके आराम से जाके बाइंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाके बाइंड कर देगा, तो इस वाले जेड नेगेटिव से, तो यहाँ पे जेड नेगेटिव है, म्यूटेंट है, तो यहाँ पे तो कभी भी एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कभी भी एंजाइम, इस वाले से एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जेड पॉजिटिव है, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइड यहाँ पे बनेगा, है ना, एंजाइम यहाँ पे बनेगा, तो एंजाइम यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे कंस्टिट्यूटिव, यहाँ पे ऑपरेटर में म्यूटेशन हुआ है, तो ये कभी भी इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। और ये तो म्यूटेंट है, तो ये कभी भी रिप्रेशर बनाएगा भी नहीं। तो ऑपरेटर ही जब म्यूटेंट है तो कभी भी इस पे रिप्रेशर बाइंड नहीं करेगा, तो ये कंटिन्यूअस क्या करेगा भैया, कंटिन्यूअस ये बनाता रहेगा। तो यहाँ पे इंड्यूसर से मतलब है या नहीं है, इंड्यूसर होगा तो भी बनाएगा, इंड्यूसर नहीं होगा तो भी बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, हरदम चालू रहेगा ना। तो होप सो कि यहाँ पे चीजें समझ में आई होगी। इस तरह का कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपको देता है तो आपको बनाने हैं क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। और मैं देखता हूँ कि मेरे पास समय कितना है। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपकी वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं टीआरपी, ट्रिप्टोफेनोपरोन, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, ताकि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से इम्पोर्टेंटली कुछ यहाँ से गेन करके जाएं और अच्छी तरह से देखें, है ना। तो ट्रिप्टोफेन ऑपरेन क्या है, नेगेटिवली रिप्रेसिबल ऑपरेन है। ये नेगेटिवली रिप्रेसिबल ऑपरेन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ, कोई चीज फ्लेक्सिबल है, मतलब ये रॉड फ्लेक्सिबल है, मतलब ये इधर उधर घूम सकते हैं, यहाँ पे इधर उधर वो घूम सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूंगा कि अडेप्टेबल, है ना, अडेप्टेबल। तो ये सारे बोल शब्द का मतलब क्या है, ये कोई आदमी अडेप्ट कर सकता है ना, अडेप्ट कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे रिप्रेसिबल है, रिप्रेसिबल है मतलब कि ये रिप्रेस हो सकता है ना, ये रिप्रेस हो सकता है। ये रिप्रेस हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि शुरू से क्या है, ये चालू होगा। तो हरदम ये क्या होगा, शुरू में इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इट इज कंटिन्यू, इट्स ओपन, और इट इज ट्रांसक्राइबिंग, ओके, ट्रांसक्राइबिंग। अब इसको ये स्टार्टिंग में ट्रांसक्राइबिंग है, ट्रांसक्राइब कर रहा था, आर एम आर एन ए बना रहा था। तो अब हमें क्या करना है, उसको रिप्रेस करना है। रिप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि अब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, और इसमें ध्यान से देखने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आपको एटीन्यूएटर वाली चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैग ऑपरॉन है, सॉरी ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन है, ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन में आपके पास एक इंड्यूसर होगा। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे सबसे पहला जीन है, यहाँ पे क्या लोगे आप,
यहाँ पे यार पे रिप्रेशर का लोगे, उसके बाद से फिर यहाँ पे आप ले लो एक प्रोमोटर, और इस प्रोमोटर के बाद से आप लोगे एक दूसरा, दूसरा आप लोगे यहाँ पे लीडर जिन, और फिर यहाँ पे लीडर जिन के बाद से आप ले लो ये पूरा, देन इसके बाद से आप पूरा ले लो स्ट्रक्चरल जिन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक छोटा सा जिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, एक रीजन बताना पड़ेगा। उसको मैं रेड रीजन से ले रहा हूँ, लीडर के अंदर ही तो निकलेगा। चलो यहाँ पे है ना। तो बेटा जी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये टीआरपी के टोटल 5 जीन होंगे, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग टीआरपी आर रिप्रेसर से। यहाँ पे ये क्या बनाता है, ये रिप्रेसर बनाएगा, ठीक है। रिप्रेसर बनाएगा, ये आपका प्रोमोटर होगा। रिप्रेसर फिर जाके कहाँ पे बाइंड करता होगा, रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर के बाद से मुझे एक और थोड़ा सा जीन बना जाना चाहिए सेगमेंट, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये लो, ठीक है, ठीक है। और ये मेरा लीडर जीन है, ठीक है। और यहाँ पे लीडर जीन है टीआरपी लीडर जीन, ये मेरा टीआरपी लीडर जीन है, ठीक है, कैपिटल एल लीडर जीन है। और ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये मेरा एटेन्यूएटर है। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये मेरा एटेन्यूएटर जीन है, ठीक है। एटेन्यूएटर रीजन है, और यहाँ पे से सारे जीन्स की कहानी शुरू हो जाती है टीआरपी ई, टीआरपी ई। और फिर टीआरपी के बाद से कौन है, टीआरपी के बाद से डी होगा, डी के बाद से सी होगा, सी के बाद से बी होगा, और बी के बाद ए होगा। सारे में आप टीआरपी लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टीआरपी, इसको थोड़ा सा घसका के कुछ करते हैं। ये एटेन्यूएटर की कहानी हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जो टीआरपी ई जीन है और जो डी जीन है, ये क्या करते हैं हमारे क्रोस्मिक जो एसिड होता है, क्रोस्मिक एसिड को ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एंथ्र ये कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड में, ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलके, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे भी एक्ट करेगा, और इसको फिर कन्वर्ट करेगा किसमें, एंथ्रालिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फॉस्फो राइबोसाइल एंथ्रालिक एसिड, ठीक है। फॉस्फो राइबोसाइल एंथ्रेलिक एसिड, एंथ्रेलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे एंथ्रेलिक एसिड पे के बाद से कौन आएगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आएगा टीआरपी सी आएगा, ठीक है। टीआरपी सी कन्वर्ट कर देता है इसको सीडीआरपी में, इसको कर देगा सीडीआरपी में, और जो सीडीआरपी होगा, सीडीआरपी को फिर यही टीआरपी सी ही टीआरपी सी ही इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टीआरपी सी इसको कन्वर्ट कर देगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल में, ठीक है। इंडोल 3 ग्लिसरॉल में, ये ग्लिसरॉल फोस्फेट में। अब यहाँ पे जो है दोनों टीआरपी, कौन कौन बच गए, बी और ए, टीआरपी बी और ए इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंडोल में। और फिर इंडोल फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा ट्रिप्टोफेन में, ट्रिप्टोफेन में। और यही हमें जरूरी है, ट्रिप्टोफेन, जिसके लिए इतना मारा मारी हो रहा है, इसके लिए हुई यहाँ पे टीआरपी बी और ए जीन आएंगे। यहाँ पे कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कि यहाँ पे ग्लूटामिन का ऐड होता है, यहाँ पे ग्लूटामिन ऐड होगा, और एंथ्रेलिक एसिड में पीआरपीपी ऐड होगा, ठीक है, फॉस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेटिक
PRPP फॉस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेट। और ये CDRP का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो, बहुत लंबा हो जाएगा, कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो 1 डीऑक्सी राइबोलोज बाइफॉस्फेट, 1 डीऑक्सी राइबोलोज बाइफॉस्फेट, है ना, 5 फॉस्फेट, सॉरी, 5 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब फॉस्फेट तो पूरा लिखने से रहा है, ठीक है, लिख ही देते हैं, फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये चीज, ये पूरी बात खत्म हो गई कि क्रोस्मिक एसिड से हमारा फाइनली क्या बन रहा है, ट्रिप्टोफेन बन रहा है। कैसे कैसे बन रहा है वो चीज आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो मजेदार बात है ना, कि मजेदार बात ये है कि जो रिप्रेसर होगा, वो रिप्रेसर बेटा तभी जा ये इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होगा। और जब कभी भी ट्रिप्टोफेन ज्यादा बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यही ट्रिप्टोफेन क्या करेगा, ट्रिप्टोफेन सपोज यहाँ पे मैं एक इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ रिप्रेसर का। रिप्रेसर का सपोज इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे जैसे ट्रिप्टोफेन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यही ट्रिप्टोफेन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके ये ट्रिप्टोफेन यहाँ पे जाके बाइंड कर देगा। और जैसे ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव। और ये एक्टिव हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, आपके ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। ऑपरेटर पे जाके जब बाइंड करेगा तो फिर यहाँ पे पॉलीमरेज रुक जाएगा। पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज रुक जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी है। तो ये यहाँ पे जो जो ट्रिप्टोफेन है, ये को क्या करेगा, को रिप्रेसर, को रिप्रेसर। तो थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है बट कॉन्सेप्ट एकदम पक्का है, एकदम अच्छे से समझो। को रिप्रेसर क्या कर रहा है, को रिप्रेसर क्या करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव जो होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा, और वो ऑपरेटर से जाकर बाइंड कर देगा, पॉलीमरेज रुक जाएगा, फिर ये सारी सिंथेसिस रुक जाएगा। ये तभी होगा जब यहाँ पे ट्रिप्टोफेन ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको रिप्रेस करवा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिप्रेसिबल इंजाइम, रिप्रेसिबल ऑपरेंट कहते हैं, ठीक है। इंड्यूसिबल किसको कहते हैं, लैक ऑपरेंट को। तो यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट पूरा। लेकिन अब जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है एटेन्यूएटर वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको एकदम ध्यान से समझना ताकि आपको कोई भी चूक नहीं हो ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा जी, एकदम बहुत ध्यान से मुझे एक बार कलर चेक कर लेने दो, ऊपर वाले का भी सारा कलर सेम होना चाहिए ना, येलो, ऑरेंज, समथिंग समथिंग। चलो ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कलर याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे TRP क्या है हमारे पास, चलो, यहाँ पे TRP हो गया, TRPR प्रोटीन। उसके बाद से TRPR प्रोटीन के बाद से आप ले लोगे एक प्रोमोटर प्रोटीन, तो ये प्रोमोटर हो गया। उसके बाद से प्रोमोटर के बाद से आप लोगे क्या, एक ऑपरेटर ले लोगे, ठीक है। ये ऑपरेटर लोगे, और ऑपरेटर के बाद से आप क्या लोगे, ऑपरेटर के बाद से आप लोगे, हाँ, लीडर, लीडर जिन, TRP लीडर जिन। और TRP लीडर के जिन के ही अंदर आप एक खास तरह का लोगे सीक्वेंस, जिसको हम लोग कहते हैं एटीन्यूएटर। ये तो बैठ ही नहीं रहा, कौन सा कलर लगाऊं, ये, चलो ठीक है, एटीन्यूएटर जिन। और फिर फाइनली आप यहाँ पे लगाओगे क्या, आपके स्ट्रक्चरल जिन, जो भी स्ट्रक्चरल जिन होगा वो यहाँ पे आप अपना लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जिन होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर से यहाँ पे नामकरण कर देना जरूरी है, और नामकरण के साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। TRPR रिप्रेसर, यहाँ पे प्रोमोटर, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे लीडर, लीडर जिन, और ये आपका एटेन्यूएटर। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, जब तक यहाँ पे जैकब और क्या तो क्या, जो मोनाड थे, है ना, तो मोनाड ने ये ट्रिप्टोफेन ऑपरेंड ढूंढा, और ट्रिप्टोफेन ऑपरेंड यहाँ तक बोला कि ये अगर ट्रिप्टोफेन ज्यादा रहा, ट्रिप्टोफेन ज्यादा रहेगा तो ये ट्रिप्टोफेन ऑपरेंड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अगर ट्रिप्टोफेन कम रहा, तो उन्होंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ट्रिप्टोफेन, इफ
ट्रिप्टोफेन इज हाई, देन ऑपरम क्या हो जाएगा, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस अगर ट्रिप्टोफेन ज्यादा रहा तो ये ऑपरॉन क्या होगा, स्टॉप कर देगा ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रिप्टोफेन कम रहेगा तो फिर ऑपरॉन क्या होगा, चालू रहेगा। इफ ट्रिप्टोफेन इज लेस देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड हो गया, और बिगिन ओपन, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दिक्कत था भाई, जब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि यार ये जो ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन है वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेट कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है। वो अपने से बता सकता है कि कब ज्यादा है या कब उसको सिंथेसिस करना है और कितना सिंथेसिस करना है और कितना सिंथेसिस नहीं करना, ठीक है। ये चीज तब सामने आई जब हमारे चार्ल्स योनोफ्स्की ने चार्ल्स योनोफ्स्की ने क्या बताया कि चार्ल्स योनोफ्स्की चार्ल्स यूनोफ्स्की ने बताया हमें, चार्ल्स यूनोफ्स्की ने बताया कि यार जो ट्रिप्टोफेन जो ट्रिप्टोफेन अगर ज्यादा हुआ, ट्रिप्टोफेन इंक्रीज mRNA प्रोडक्शन नॉर्मली, mRNA प्रोडक्शन प्रोडक्शन नॉर्मली एटेन्यूएटेड, नॉर्मली नॉर्मली क्या होगा, एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड यू कैन से डिक्रीज। तो एटेन्यूएटेड का मतलब ही होता है डिक्रीज कर जाना, और ये चीज होता है किसकी वजह से, लीडर सीक्वेंस की वजह से होता है। ये किसके बीच की वजह से होता है, लीडर सीक्वेंस की वजह से होता है, ठीक है। और ये लीडर सीक्वेंस है कहाँ पे, ये ऑपरेटर और टीआरपी ई जीन के बीच में है। फिर उसके बाद से डी, फिर सी, बी और ए, तो इनके बीच में ये टीआरपी लीडर जीन है। तो ये लीडर जीन के एक्चुअल में 160 बेस पेयर का होता है। ये कितने बेस पेयर का होता है, 160 बेस पेयर का होता है। 160 बेस पेयर में से जो 140वां बेस पेयर होगा जहाँ पे ये एटेन्यूएटर होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एटेन्यूएटर को हम लोगों ने टोटल 4 भागों में बांटा है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये रीजन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये एटेन्यूएशन जो होता है, ये मतलब डिक्रीज इन द प्रोडक्शन होता है, दो तरीके से हो सकता है। या तो रिप्रेसर ही जाके यहाँ पे बाइंड नहीं करे, ठीक है, या तो रिप्रेसर ही जाके बाइंड नहीं करे, या फिर यहाँ पे एटेन्यूएटर पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर सके। एटेन्यूएटर पे कंट्रोल करने का दो तरीका होता है। देखो पहला तरीका क्या होगा कि जो स्टेम लूप जो होता है, स्टेम लूप जो टर्मिनेशन होता है उसके थ्रू ना, स्टेम लूप टर्मिनेशन के थ्रू ना, टर्मिनेशन के थ्रू होगा। तो एक चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखो, अगर अगर आपके अगर ट्रिप्टोफेन बहुत ज्यादा हुआ ना, तो ट्रिप्टोफेन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर आपका अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन आपको बनता रहेगा। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन क्या होगा, बनता रहेगा। क्योंकि जब आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग ने जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है, एक तो रॉ बेस्ड होता है, ठीक है। जो रॉ प्रोटीन होगा वो जाके टर्मिनेट करेगा, या फिर स्टेम लूप टर्मिनेशन होता है। इसके साथ साथ स्टेम लूप टर्मिनेशन में को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे, जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों ही क्या है, कपल्ड प्रोसेस है। कपल्ड प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए से हमारा आरएनए निकल रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, और यहाँ पे प्रोटीन बनते जा रहा है। एक और राइबोसोम यहाँ पे चलते जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं खत्म हो, तो यहाँ पे प्रोटीन इसका बनते जा रहा है, ये प्रोटीन बनते जा रहा है, और यहाँ पे ये आरएनए सिंथेसाइज होते जा रहा है। ये 5 प्राइम हो गया, ठीक है। तो 5 प्राइम की तरफ क्या होता है, हमारा 5 प्राइम की तरफ हमारा लीडर जीन है, ठीक है। और इस लीडर जीन में टोटल जो 160 जो बेस पेयर है, उसमें कम से कम 14 अमीनो एसिड, उसमें 140 से पहले
14 अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है। और ये 14 अमीनो एसिड में से जो दो ट्रिप्टोफेन दो ट्रिप्टोफेन के लिए कोड करते हैं, और ये जो दो ट्रिप्टोफेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, ट्रिप्टोफेन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो ट्रिप्टोफेन बन रहे हैं ये 14 अमीनो एसिड में से वो लास्ट के जो टोटल 14 अमीनो एसिड में से जो लास्ट के दो ट्रिप्टोफेन बने वो वो फाइनली जाके क्या करते हैं, वो स्टेम लूप बनने से पहले ये वो फाइनली क्या करेंगे, स्टेम लूप बनने से पहले वो रेडी हो चुके हैं। अब सपोज कि यहाँ पे लीडर ये सीक्वेंस है, ये लीडर सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे 140वां बेस पेयर खत्म, उसके बाद से शुरू होता है क्या हमारा एटीन्यूएटर रीजन, ठीक है। ये क्या है हमारा, अब ये यहाँ से ही शुरू होता है एटीन्यूएटर, एटीन्यूएटर। अब इम्पोर्टेंट क्या था कि अगर अगर टी आर एन ए, कौन सा टी आर एन ए, कौन सा टी आर एन ए, ट्रिप्टोफेन टी आर एन ए, अगर ट्रिप्टोफेन टी आर एन ए मौजूद है ना, अमीनो असाइल, अमीनो असाइल ट्रिप्टोफेन टी आर एन ए अगर मौजूद होगा तो फिर हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन चलते जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन चलने के साथ साथ यहाँ पे एटेन्यूएटर में इसको मैं पहले इधर से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या बना सकते हैं, स्टेम लूप बना सकते हैं। मतलब कि आपको पता है कि अगर आगे या पीछे दोनों तरफ से अगर कुछ भी पढ़ा जाएगा, जैसे मलयालम यालम, तो पीछे से भी पढ़ो या फिर आगे से भी पढ़ो, दोनों तरफ से मलयालम में पढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एम है एम के साथ बाइंड कर जाएगा, ए के साथ बाइंड कर जाएगा, एल एल के साथ बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना देता है, ये स्टेम लूप बना देता है ना। तो यहाँ पे स्टेम लूप दो तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे जो 5 प्राइम पे ये एक को भी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे दो और तीन के साथ स्टेम लूप बन सकता है। तो जब दो और तीन के साथ स्टेम लूप बनेगा तो यहाँ पे राइबोसोम इंस्टॉल्ड हो जाता है, क्या होता है, राइबोसोम इंस्टॉल्ड हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो अमीनो एसिड टीआरपी है ये बहुत कम है। यहाँ पे हमारे जो टीआरएनए है, यहाँ पे टीआरपी क्या है, बहुत कम है। तो जब टीआरपी अगर कम होगा तो फिर यहाँ पे राइबोसोम रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। और यहाँ पे 4 और 3 में कोई पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, 4 और 3 में कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो राइबोसोम इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद से फिर हमारे टीआरपी को कंटिन्यू, यहाँ पे फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, साइकिल क्या होगा, कंटिन्यू होगा ना। यहाँ पे ये साइकिल क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज होगा, ट्रिप्टोफेन आगे, ट्रिप्टोफेन क्या बनेगा, सिंथेसाइज होता रहेगा। लेकिन यही केस अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफेन है तो यहाँ पे ये राइबोसोम रुकेगा ही नहीं, राइबोसोम रुकेगा ही नहीं, और यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 और 4 के बीच में बन जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में बन जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो जब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में बनेगा तो फिर यहाँ पे कोई स्टॉलिंग नहीं होगा, यहाँ पे आराम से टी आर एन ए ट्रिप्टोफेन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या करता है, ये सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो टर्मिनेशन को प्रमोट करता है। अगर ये बाइंडिंग हो 3 और 4 अगर आपस में पैलिंड्रोमिक बाइंड हो तो ये क्या करा देगा, टर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, ये क्या करेगा, टर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, तो आरएनए और यहाँ पे ये डिटैच कर देगा। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस होगा, ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टी आर एन ए ट्रिप्टोफेन मौजूद होगा, टी आर एन ए ट्रिप्टोफेन यहाँ पे क्या है, मौजूद था, तो टी आर एन ए ट्रिप्टोफेन मौजूद था तो यहाँ पे एकदम जल्दी 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 उसका सिंथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनते गया, और उस दौरान 3 और चौथे ने क्या बोला,
अपना पेयरिंग कर लिया, ठीक है, स्टेम बना लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये टर्मिनेशन को प्रमोट किया। लेकिन अगर टीआरपी कम है, टीआरएन टीआरपी अगर यहाँ पे कम है सेल में, तो यहाँ पे T2 और 3 के बीच में स्टेम बनेगा, जो कि प्रमोट नहीं करता है, जो कि टर्मिनेशन प्रमोट नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोसोम यहाँ पे स्टॉल्ड हो जाएगा। तो ये पहला केस था यहाँ पे, ये दूसरा केस था। तो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा ना, इंस्टॉल नहीं, राइबोसोम इंस्टॉल नहीं करेगा। और आप फाइनली क्या लिखोगे, यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हो कि राइबोसोम ऑल्टर द टीआरपी, राइबोसोम अल्टर द टी आर पी एम आर एन ए ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन एम आर एन ए टू फॉर्म दैट टू फॉर्म दैट फेवर टू दैट फेवर टू टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यही चीज पूरी कहानी थी। इम्पोर्टेंट ये था कि अगर टी आर एन ए टी आर पी मौजूद है, अगर ये अबंडेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 में क्या होगा, स्टेम बन जाएगा। और ये क्या, स्टेम बनने के वजह से क्या करेगा, टर्मिनेशन प्रमोट करेगा, टर्मिनेशन प्रमोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा केस क्या लिखेगा, अगर दूसरा केस अगर आप लिखोगे, अगर ट्रिप्टोफेन की मात्रा वही वही टी आर एन ए ट्रिप्टोफेन की अगर मात्रा अगर कम रही, अगर ट्रिप्टोफेन की मात्रा अगर कम रहेगी, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, स्टेम बनेगा, और राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम इंस्टॉल करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मुझसे पूछ सकते हैं आप मेरे चैनल पे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि अलग अलग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।